क्रिश का गाना सुनेगा? क्रिश का ले बेटा। सुनेगा। तो आज बात करते हैं इसी एक सवाल की जो इंटरनेट पर मुझे लगता है हर कोई या तो पूछ रहा है या सुन रहा है। क्रिश का गाना सुनेगा? हाँ, ये सिर्फ एक वायरल लाइन नहीं है, अब बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा फिनोमिनन बन गया है। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स हैं, यूट्यूब वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं और संगीत की दुनिया से भी कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है। और आज हम इसी वायरल सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये शुरू कहाँ से हुआ, इस आवाज के पीछे जो लड़का है उसकी असली कहानी क्या है, और कैसे इस एक सवाल ने हमें एक ऐसी कहानी से जोड़ दिया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ऊपर से देखने में तो ये एक बड़ा मजेदार मीम लगता है। एक लड़का है, बड़े आत्मविश्वास से गाना सुनाने की पेशकश कर रहा है। हाँ, पर जब आप इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं ना, तो आपको एक संघर्ष की कहानी मिलती है, सोशल मीडिया की ताकत दिखती है और ये भी पता चलता है कि कैसे 21 साल पुराना एक गाना अचानक से फिर जिंदा हो गया। सही बात है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कहानी हमें संगीत की दुनिया के एक ऐसे कोने में ले जाती है जहाँ एक बिल्कुल अलग ही बहस चल रही है। तो चलिए सबसे पहले उस लड़के से शुरू करते हैं जो इस सब के केंद्र में है। वीडियो में तो हमें बस एक चेहरा, एक आवाज और कुछ वो डांस मूव्स दिखते हैं। हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों में उसकी एक पूरी कहानी है और वो काफी चौंकाने वाली है। कौन है ये लड़का? हाँ बिल्कुल, उसका असली नाम पिंटू बताया जा रहा है और ये कहानी झारखंड के जमशेदपुर से शुरू होती है। और चौंकाने वाली शायद सही शब्द है, क्योंकि उसकी वायरल मुस्कान और उस आत्मविश्वास के पीछे बहुत बहुत संघर्ष छिपा है। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक उसके पिता का नाम ओम प्रकाश और माँ का नाम पार्वती है और वो अपना गुजारा करने के लिए कचरा बीनने का काम करता था। कचरा बीनता था? ये बात उसके वीडियो वाले एटीट्यूड से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। उसमें तो एक अलग ही स्वैग है और शायद यही वो कंट्रास्ट है जो लोगों को इतना पसंद आया। हाँ बिल्कुल। एक YouTube वीडियो में पिंटू ने खुद अपनी कहानी बताई है और वो वाकई दिल छू लेने वाली है। उसने बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सौतेली माँ उसे खाना नहीं देती थी। वो कहती थी कि जब तक पैसे कमाकर नहीं लाओगे खाना नहीं मिलेगा। अरे यार। यहाँ तक कि उसके चाचा चाची ने भी उसे मार कर घर से निकाल दिया। तो वो लड़का सड़कों पर ही रह रहा था। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात है। इतनी सब परेशानियों के बाद भी किसी में इतना आत्मविश्वास होना, लोगों के सामने जाकर कहना क्रिश का गाना सुनेगा, ये अपने आप में कमाल की बात है। सही बात है। और शायद यही वजह है कि लोग उसे इतना प्यार दे रहे हैं। उसे धूम नाम भी लोगों ने ही दिया है ना? बिल्कुल। वो धूम मचाले वाले उसके अंदाज की वजह से। और सिर्फ यही एक लाइन नहीं, उसके दूसरे डायलॉग्स भी वायरल हो गए हैं। जैसे वो कहता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हाँ, ये लाइनें उसकी अपनी जिंदगी के दर्द से निकली हुई लगती हैं, लेकिन वो उन्हें एक परफॉर्मेंस की तरह पेश करता है। लोगों ने सिर्फ एक क्लिप को नहीं, बल्कि उसके इस पूरे अंदाज को, इस कैरेक्टर को अपना लिया है। उसका एक और वीडियो है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, जिसमें वो गाना सुनाने के लिए 1000 रुपए मांगता हुआ नजर आता है। हाँ, मैंने भी देखा। कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, कुछ शायद आलोचना भी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये दिखाता है कि उसे अपनी इस नई मिली प्रसिद्धि का एक अंदाजा हो गया है। वो समझ रहा है कि उसकी आवाज और उसके अंदाज की अब एक वैल्यू है। टेंशन मिलती है तो वो उसके साथ आने वाले अवसरों को समझने लगता है। बिल्कुल। ये एक तरह की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी हो सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है वो गाना खुद। हाँ, गाना दिल ना दिया, ऋतिक रोशन की 2006 की फिल्म क्रिश का गाना। लेकिन क्या ये सिर्फ गाने की वजह से हुआ? क्योंकि दिल ना दिया तो पहले भी मौजूद था। मुझे लगता है ये उस लड़के के अंदाज की वजह से ज्यादा हुआ। हाँ। वो जो आत्मविश्वास है, वो जो हाथ चलाने का स्टाइल है, गाने से ज्यादा तो लोग उसे कॉपी कर रहे हैं। आपने बहुत सही बात पकड़ी। गाना तो एक जरिया था, असली जादू तो पिंटू के अंदाज का ही है। लेकिन उसके अंदाज ने उस गाने को एक नई जिंदगी दे दी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 21 साल बाद ये गाना फिर से चार्ट्स पर चढ़ रहा है। इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस पर रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बन रहे हैं, हर जगह। ये सोशल मीडिया की ताकत का एक क्लासिक उदाहरण है जो किसी भी भूली बिसरी कला को रातों रात फिर से प्रासंगिक बना सकता है। और ये सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स तक ही सीमित नहीं रहा, अब तो ये बाकायदा एक प्रोडक्ट बन गया है। हमारे पास JioSaavn का डेटा है जो बताता है कि धूम के नाम से क्रिश का गाना सुनेगा नाम का एक आधिकारिक गाना रिलीज हो चुका है। अच्छा। हाँ, साल 2025 का रिलीज है ये। तो बहुत तेजी से हुआ।
मतलब एक लड़के का सड़क पर गाना, उसका वायरल होना और फिर एक बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उसका आधिकारिक ऑडियो रिलीज हो जाना, ये पूरा सफर कुछ ही हफ्तों में पूरा हो गया। बिल्कुल। और इस ऑफिशियल रिलीज की डिटेल्स और भी मजेदार हैं। गाने की लंबाई है 1 मिनट 7 सेकंड और क्रेडिट्स में संगीतकार के तौर पर धूम और राजेश रोशन दोनों का नाम लिखा है। दोनों का? वाह। हाँ, और गीतकार विजय अकेला हैं जो ओरिजिनल गाने के भी गीतकार थे। तो ये एक तरह से मीम को मेन स्ट्रीम म्यूजिक में शामिल करने की कोशिश है, एक ऐसी चीज जिसे अब लोग स्ट्रीम कर सकते हैं, अपनी प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में कितनी तेजी से एक ट्रेंड को पहचान कर उसे एक प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। कंटेंट और कॉमर्स के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो गई है। सही बात। आज जो मीम है, कल वो एक गाना है, परसों शायद एक टी शर्ट पर छपा होगा। बिल्कुल। और इसी तेजी की वजह से शायद एक अजीब सा कंफ्यूजन भी पैदा हो गया है, जो इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। जब लोग इस क्रिश के बारे में गूगल करते हैं या सिंगर क्रिश सर्च करते हैं, तो उन्हें जमशेदपुर वाला लड़का यानी पिंटू नहीं मिलता। अच्छा। बल्कि कोई और ही चेहरा सामने आता है। ये कौन है? हाँ, और यहाँ से ये कहानी एक मीम से निकलकर म्यूजिक इंडस्ट्री की एक गंभीर बहस में दाखिल हो जाती है। जिस क्रिश को गूगल लिखाता है वो एक बहुत ही स्थापित और सम्मानित गायक हैं। उनका पूरा नाम है विजय बालकृष्णन, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें क्रिश के नाम से ही जाना जाता है। वो मुख्य रूप से एक भारतीय प्लेबैक सिंगर है जिन्होंने तमिल सिनेमा में जबरदस्त काम किया है। अच्छा, तो ये एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति हैं। इनका वायरल लड़के से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं, सिवाय इस संयोग के कि पिंटू ने जिस फिल्म का गाना गाया उसका नाम क्रिश था। गायक क्रिश यानी विजय बालकृष्णन तो एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। हमारे स्रोतों के मुताबिक उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं में 3000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें 2006 में लेजेंडरी संगीतकार हैरिस जयराज ने कमल हासन की फिल्म वेट्टायाडू विलियायाडू के गाने मंजल वेयर से लॉन्च किया था। 3000 गाने, मतलब एक तरफ एक लड़का है जिसने एक गाना गाकर रातों रात शोहरत पाई, और दूसरी तरफ एक सिंगर है जिसने 3000 से ज्यादा गाने गाए। हाँ, यही कंट्रास्ट है। उनके कुछ हिट्स भी हो गए जिनके बारे में हमारे स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल, उनके कुछ बहुत बड़े हिट्स हैं, जैसे जून पुनाल, अडिये कोल्लुदे और ओरु चिन्ना थामराई। उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है और वो जानी मानी अभिनेत्री संगीता के पति भी हैं। ओके। तो आप समझ सकती हैं कि वो दक्षिण भारतीय मनोरंजन जगत का एक जाना पहचाना चेहरा है, और इसी वजह से जब लोग सिंगर क्रिश ढूंढते हैं तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। ये तो वाकई एक अजीब संयोग है। लेकिन आपने कहा कि ये कहानी हमें म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहस तक ले जाती है। वो क्या है? वो कनेक्शन हमें एक रेडिट चर्चा से मिलता है जिसमें गायक क्रिश के एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र है। इस इंटरव्यू में वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर्स के सामने आ रही चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। अच्छा। और उनकी बातें आज के इस वायरल ट्रेंड के संदर्भ में एक अलग ही मायने रखती हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? उनका कहना है कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जहां ज्यादातर संगीत निर्देशक अपने ज्यादातर गाने खुद ही गा लेते हैं। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। गायकों के लिए मौके बहुत कम हो गए हैं। वो कहते हैं कि पहले के संगीतकार जैसे हैरिस जयराज, जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया था, एक ही एल्बम में अलग अलग गानों के लिए अलग अलग गायकों को मौका देते थे। सही है। इससे म्यूजिक में वैरायटी आती थी और नए टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता था। ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि संगीत निर्देशक अब खुद ही स्टार बन गए हैं और गायक सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? मुझे याद है एक जमाना था जब गाने लता मंगेशकर, किशोर कुमार या SP बालासुब्रमण्यम के नाम से चलते थे। क्या अब ऐसा नहीं होता? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। गायक क्रिश इसी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब संगीत निर्देशक हर तरह का गाना, चाहे वो रोमांटिक हो, सैड हो या आइटम सॉन्ग हो, खुद ही गाने लगते हैं, तो वो न सिर्फ दूसरे गायकों के मौके छीनते हैं बल्कि अपनी कला को भी सीमित करते हैं। सही बात है। हर आवाज की एक खासियत होती है, एक रेंज होती है, लेकिन अब प्रक्रिया ज्यादा केंद्रित हो गई है, जहां कंपोजर ही सिंगर है और कभी-कभी तो वही लिरिसिस्ट भी। कमाल की बात है ना। ये कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ जमशेदपुर का एक लड़का है जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई इंडस्ट्री कनेक्शन नहीं, बस आत्मविश्वास है, और वो एक वायरल मूवमेंट की वजह से रातों रात सेंसेशन बन जाता है। हाँ। उसे शायद इंडस्ट्री से बुलावा भी आ जाए। और दूसरी तरफ एक 3000 गाने गा चुका प्रोफेशनल सिंगर कह रहा है कि इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिल रहा क्योंकि सिस्टम बदल गया है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प निचोड़ है। ये दो कहानियां एक साथ हमें क्या बताती हैं? शायद ये कि आज के दौर में प्रतिभा और अनुभव से ज्यादा
एक वायरल मोमेंट की कीमत हो गई है। पिंटू की कहानी दिखाती है कि शोहरत पाने के लिए अब किसी इंडस्ट्री गेटकीपर की जरूरत नहीं, आपके पास बस एक फोन और इंटरनेट होना चाहिए। वहीं गायक क्रिश की कहानी इंडस्ट्री के अंदर के उस सच को उजागर करती है जहां स्थापित पेशेवर भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो एक सवाल, क्रिश का गाना सुनेगा हमें कहां से कहां ले आया। जमशेदपुर की सड़कों पर कचरा बीनने वाले एक लड़के की दर्द भरी लेकिन प्रेरणादायक कहानी से लेकर 21 साल पुराने एक बॉलीवुड गाने के फिर से हिट होने तक, और फिर दक्षिण भारतीय संगीत उद्योग के एक स्थापित गायक और वहां की चुनौतियों तक। हाँ, ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे इंटरनेट पर तैरती एक छोटी सी चीज के पीछे कितनी गहरी और जुड़ी हुई परतें हो सकती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जानकारी की सतह के नीचे हमेशा और भी बहुत कुछ होता है। एक साधारण सा दिखने वाला मीम भी संस्कृति, समाज और उद्योग के कई पहलुओं को आपस में जोड़ सकता है। यह प्रसिद्धि की बदलती परिभाषा की कहानी है, संघर्ष की कहानी है, संयोग की कहानी है और एक पूरे इंडस्ट्री के बदलते स्वरूप की कहानी है। हमारे स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि धूम यानी पिंटू को भी शायद संगीत उद्योग में कोई बड़ा मौका मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले भी कुछ वायरल हुए लोगों के साथ हुआ है। हाँ, जैसे रानू मंडल का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, या बचपन का प्यार वाला बच्चा सहदेव दिर्दो, जिसे बादशाह के साथ काम करने का मौका मिला। ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। और सोचने वाली बात यही है, सोशल मीडिया किसी को रातों रात स्टार तो बना सकता है और ये बहुत अच्छी बात है कि टैलेंट को अब प्लेटफॉर्म के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, पर क्या ये प्रसिद्धि असल में प्रतिभा को एक स्थायी मंच दे पाती है या ये सिर्फ क्या कहते हैं 15 मिनट की शोहरत बनकर रह जाती?